अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे, इट इज कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। ओके, इसमें हमें दो बातें सीखनी है कि कंक्रीट में कॉम्पैक्शन करना क्यों आवश्यकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी जो बात हमें समझनी है कि हम कैसे कॉम्पैक्शन करें। हमारे पास कितने तरह के कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम कॉम्पैक्शन करते हैं, और किस तरह के कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एंड किस तरह के वर्क के लिए ये कंक्रीटिंग वर्क के लिए वो सुटेबल है। ये सारे बातें हमें समझनी है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट से। प्लस यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं फ्रॉम कॉम्पैक्टिंग टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, या फिर एज इन होल एज इन कंप्लीट आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, प्लस हम और भी डिफरेंट थ्योरीज जब पढ़ेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ आपका कंक्रीट या फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये सब चीजों को जब देखेंगे तो वहां पे ये जो टर्म है कॉम्पैक्शन, ये बारंबार आपको अपीयर होगा। तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आती है एग्जामिनेशन में, तो आपको ये कॉम्पैक्शन की एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी होगी। तो जब तक आप कॉम्पैक्शन को अच्छे से समझे नहीं होंगे, इसका पर्पस आप जानेंगे नहीं, तब तक आप इस टर्म को उस आंसर को लिखने में, इंट्रोड्यूस करने में घबराएंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमें इस टर्म कंक्रीट और कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जरा समझते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन कहने का मतलब है क्या, जैसे सॉइल मैकेनिक्स में हमने आपको समझाया था, कॉम्पैक्शन मतलब सॉइल के अंदर से क्या, एयर को रिमूव करना, है ना। एयर को रिमूव करना मतलब एयर वॉइड को कम करना और उसका डेंसिटी बढ़ाना, वो डेंस होगा। सेम चीज, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। कॉम्पैक्शन करने का क्या मतलब है कि जब कंक्रीट आप मैन्युफैक्चर किए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिर उसको अपने जहां पे उसको कंक्रीटिंग करना है, अपने प्लेस पे उस कंक्रीट को प्लेस कर रहे हो, डाल रहे हो, तो इस दौरान कंक्रीट में बहुत सारे एयर वॉइड्स आ जाते हैं, जिसको एंट्रैप्ड एयर कहा जाता है। एंट्रैप्ड एयर, तो कॉम्पैक्शन का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो एंट्रैप्ड एयर है, ये एंट्रैप्ड एयर बाहर निकल जाए कंक्रीट के अंदर से, ये उसमें ना हो। तो जब एंट्रैप्ड एयर कंक्रीट के अंदर से बाहर निकल जाएगा तो क्या फायदा होगा, कंक्रीट आपका डेंस बन जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो जाएगी। कंक्रीट आपका डेंस हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव हो जाएगी। प्लस दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मान लीजिए जब कंक्रीट को आपने ट्रांसपोर्टेशन किया, प्लेस किया, तो उस दौरान कंक्रीट में थोड़ा मोड़ा सेग्रीगेशन हो सकता है। आपने हालांकि आपने बहुत ख्याल रखा होगा कि सेग्रीगेशन ना हो, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि थोड़ा मोड़ा सेग्रीगेशन हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप कंक्रीट को डाल दीजिए, फिर उसको अगर प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कर दिए ना, अच्छे से अगर कॉम्पैक्ट कर दिए, तो आपका वो सेग्रीगेशन जो हुआ था वो खत्म हो जाएगी। तो सेग्रीगेशन होने के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता था, मैंने आपको समझाया था, हनीकम स्ट्रक्चर बन जाता है ना। तो हनीकम स्ट्रक्चर कहने का मतलब केवल एग्रीगेट एग्रीगेट रहेंगे और एग्रीगेट के बीच में काफी वॉइड्स रहेंगे और उसके बीच में मोर्टार ही नहीं रहेगा, तो उस पोर्शन का स्ट्रेंथ काफी कम हो जाता है। क्योंकि मोर्टार रहेगा तभी ना वो एग्रीगेट को बाइंड करके रखेगा, एक कंक्रीट जैसा कुछ मास बनेगी। जब मोर्टार ही नहीं है, केवल एग्रीगेट एग्रीगेट है, तो क्या उसका क्या स्ट्रेंथ होगा, नथिंग, है ना। तो वो हनीकम स्ट्रक्चर बन जाती थी, इस कारण से स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती थी। तो अगर प्रॉपर्ली आपने कॉम्पैक्शन कर दिया है, अगर थोड़ा मोड़ा सेग्रीगेशन भी हुआ है कंक्रीट में, लेकिन उसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्शन कर दिया प्लेस करने के बाद कंक्रीट को, जैसे कि बीम में कंक्रीट को डाला, बीम कास्टिंग करते वक्त, तो बीम में डाले कंक्रीट को डालने के बाद आपने उसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कर दिया, तो उसमें अगर सेग्रीगेशन हुई भी थी तो सेग्रीगेशन नहीं आपको दिखेगी, बाद में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो कह सकते हो कि ये सेग्रीगेशन को भी रिमूव करता है, जिस कारण से आपका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है ये भी इंप्रूव हो जाती है, जिस कारण से आपका कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो जाती है। जनरली ये देखा गया है, ये पाया गया है कि अगर मान लो 5 से 10% एयर वॉइड भी अगर कंक्रीट में आपका प्रेजेंट होता है ना, 5 से 10% भी एयर वॉइड अगर कंक्रीट में आपका प्रेजेंट रहता है, तो ये कंक्रीट का स्ट्रेंथ को काफी काफी इफेक्ट करता है और उसको बहुत ही कम कर देता है। मतलब ऐसा देखा गया है कि करस्पॉन्डिंग टू 5% ऑफ एयर वॉइड आपका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, जो फुल स्ट्रेंथ है, उससे वो 30% लेस स्ट्रेंथ होगी, मतलब लगभग 30% स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है। और मान लो एयर वॉइड और थोड़ा बढ़ेगा, स्ट्रेंथ और कमेगा, तो ये देखा गया कि अगर 10% तक एयर वॉइड अगर कंक्रीट में है,
ये एंट्रैप्ड एयर की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो कंक्रीट बनाते वक्त एयर वॉइड्स रह गए। ओके, एंट्रैप्ड एयर, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण कंक्रीट आपका पोरोस हो जाता है, पोरोसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो पोरोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो कंक्रीट की परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी, पोरोसिटी बढ़ जाएगी तो कंक्रीट की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। इस बात पे मैं आता हूं बाद में। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर 10% तक भी एयर वॉइड है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ लगभग 50 से 60% कम हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉम्पैक्शन प्रॉपर्ली करना ही करना है कंक्रीट को। अगर जब एक बार आपने प्लेस कर दिया जहां पर उसको प्लेस करना है, उसके बाद आपको उस पर कॉम्पैक्शन करना ही करना है, क्योंकि अगर आप कॉम्पैक्शन नहीं करोगे तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा उस कंक्रीट का। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ी बात कि उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस और एक चीज है, सुनिए, कि मान लो अगर आपके पास ड्राई मिक्स है, मींस ऐसा कंक्रीट है जिसकी कंसिस्टेंसी काफी कम है, वर्केबिलिटी काफी कम है, और लेकिन ऐसा कंक्रीट है कि उसको कॉम्पैक्शन किया जा सके, तो ऐसे कंक्रीट को अगर आप कॉम्पैक्शन करोगे तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव होता है ना। ये चीज देखी गई है कि अगर ड्राई मिक्स है, मतलब लो वर्केबल कंक्रीट, और उसको आपने 100% कॉम्पैक्शन कर दिया, अच्छे से कॉम्पैक्शन कर दिया, तो वो कंक्रीट जब सेट होगा, जब हार्ड होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ काफी अधिक होगी। समझ में आया? तो ये सारे जो बातें हमने आपको बताएं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में 2 सेंटेंस लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हाँ, और एक बात सुन लो कि तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉम्पैक्शन है, कंक्रीट का कॉम्पैक्शन, ये जनरली क्या अफेक्ट करता है, इट जनरली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड इस कारण से ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, क्योंकि अगर कंक्रीट में स्ट्रेंथ होगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब है कौन ज्यादा कितना टिक पाएगा, इस चीज को हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो अगर उसमें स्ट्रेंथ ही कम होगा तो ड्यूरेबिलिटी कम होगा। अब ड्यूरेबिलिटी पर अगर स्पेशली बात करें तो ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, मतलब कंक्रीट का लंबे समय तक टिकना। अब कंक्रीट लंबे समय तक क्यों नहीं टिकेगा, जैसा कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं, अगर कंक्रीट में किसी तरह का खराबी है, किसी तरह का खराबी आ गया, तो कंक्रीट ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। मान लो अगर आरसीसी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, अब रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन में उसमें आप रिइंफोर्समेंट भी यूज कर रहे हो। अब मान लो कि आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर में आपके रिइंफोर्समेंट में कोलिजन लग गया, जंग लग गया, तो क्या वो आरसीसी वो एलिमेंट, वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट फेल नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं एक सेंटेंस में कि कॉम्पैक्शन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड हेंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड हेंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। समझ में आई बात? ठीक है, तो पहले यहां तक लिखिए, फिर हम जरा अंदर समझेंगे कि ये किस तरह से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को एक्चुअली में अफेक्ट करता है, इसके अंदर भी जरा समझेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन, आप किस तरह से कॉम्पैक्शन कर सकते हो, ओके, और कैसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए, हम कौन सा मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन हम सुटेबली यूज कर पाएंगे, इस बात को जरा हम समझेंगे। तो चलिए लिखिए पहले, तो लिखिए, आफ्टर प्लेसिंग कंक्रीट इन फोम वर्क, comma, compaction is necessary to remove first entrapped air developed during concrete production, second partial segregation of concrete। अगर मान लीजिए कंक्रीट में सेग्रीगेशन हुआ है थोड़ा मोड़ा, कंप्लीट सेग्रीगेशन हुआ है तो उसका अलग रेमेडी, उसको एक्चुअली हम उस कंक्रीट को यूजलेस ही समझते हैं, है ना। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा सेग्रीगेशन हुआ है तो उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर दीजिए तो वो सेग्रीगेशन जो हुई थी वो खत्म हो जाती है। नोट, 5 to 10% वॉइड इन हार्डन कंक्रीट। मान लो कंक्रीट जब सेट हो गया तो उसमें मान लो कि वॉइड आपका 5 से 10% है, then the strength of concrete is reduced by 30 to 50% respectively, and hence strength and durability of concrete is affected। अच्छा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया तो ऐसे लिखिए, and hence durability of concrete is affected। स्ट्रेंथ हटा दो यहां से, and hence durability of concrete is affected। ठीक है, ये नोट 1 था। और एक नोट लिखिए, नोट 2, कि फॉर maximum strength driest possible
concrete mix is compacted for 100%. Concrete mix is compacted for 100%. समझ में आ रहा बात? ठीक है, इसलिए एक पॉइंट हमने लिखवाया होगा, ध्यान करिए, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट में। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट में मैंने एक पॉइंट पहले लिखवाया होगा कि जनरली ये देखा गया कि हम कंक्रीट को अगर डिले करके प्लेस करें ना, कुछ समय डिले करके प्लेस करें, तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव स्ट्रेंथ में, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। वो रीजन क्या है कि जब आपका कंक्रीट का वर्केबिलिटी थोड़ा कम होगा, मतलब कंक्रीट का कंसिस्टेंसी थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा सूखा होगा, तब आप जब प्लेस करोगे, लेकिन हाँ प्रोवाइडेड कि ज्यादा नहीं सूख जाए, मतलब अगर बहुत ज्यादा सूख गया तो कॉम्पैक्शन भी नहीं कर पाओगे, इतना वर्केबल हो कि उस पे इजीली उसमें कॉम्पैक्शन किया जा सके अच्छे से, इफेक्टिवली, है ना। तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर आप कंक्रीट को यूज करते हो, देन योर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा डेवलप होगा, थोड़ा मतलब कंक्रीट का स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा होगा, डेवलप होगा। इसलिए मान लीजिए कि समर सीजन में आप कोई कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक आधा से 1 घंटा आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि समर सीजन में वाटर जल्दी लॉस होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर विंटर सीजन है और वहां पे आपका जो कंक्रीट मिक्स है उसकी वर्केबिलिटी काफी हाई है, ऐसा कंक्रीट का आप यूज कर रहे हो, तो आप 8 से 10 घंटा भी डिले कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए वो कंक्रीट। समझ में आ रहा है? फिर उसको प्लेस करिए और कंपैक्शन करिए, ऐसे हम कर सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड कि आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, मतलब वो कंक्रीट सेट नहीं हो, हम ऐसा कुछ रिटार्डर वगैरह उसमें डाल के रखेंगे कि वो कंक्रीट सेट ना हो। समझ में आ रहा है? हम उसमें रिटार्डर मिला देंगे, कंक्रीट सेट ना हो, ठीक है, भले उससे पानी निकल रहा है, पानी ऑपरेट कर रहा है, वो ड्राई हो रहा है, लेकिन वो सेट ना हो, ऐसा हम कुछ करेंगे, ठीक है, ओके। और एक बात लिखिए, तो कॉम्पैक्शन जब आप करते हो, तो कॉम्पैक्शन करने के कारण आपको क्या मिलता है, क्या बेनिफिट क्या है? कॉम्पैक्शन करने के कारण बेनिफिट ये है, कॉम्पैक्शन मेक्स कंक्रीट डेंस। देखिए, कॉम्पैक्शन मेक्स कंक्रीट डेंस, कंक्रीट डेंस, ठीक है, डेंस डेंस करता है मतलब डेंसिटी उसकी बढ़ा देती है। दूसरी, तो डेंस हो गया मतलब जो वॉइड्स थे वो रिमूव हो गए, तो वॉइड्स अगर रिमूव हो गए तो इम्परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कंक्रीट में वॉइड्स कम है तो इम्परमिएबिलिटी बढ़ेगी, तो इट इंप्रूव्स इम्परमिएबिलिटी, है ना, इट इंप्रूव्स इम्परमिएबिलिटी, ठीक है। तो वेल इतना लिखिए। अब हम जरा समझते हैं कि जो हमने आपको पॉइंट लिखवाया कि कॉम्पैक्शन बेसिकली किस चीज को अफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, है ना। तो इस चीज को जरा समझते हैं कि अगर मान लो कि आप किसी कंक्रीट में अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं किए, तो उसका स्ट्रेंथ के ऊपर तो इफेक्ट आपने देखा कि लगभग 30 से 50% तक स्ट्रेंथ आपका कम हो जाता है, 30 to 50% तक आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी किस तरह से अफेक्टेड है? ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब है वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा लॉन्ग लास्टिंग, क्यों जल्दी कंक्रीट फेल हो जाएगा, है ना। इस बात को जरा हम समझते हैं, चलिए, ओके। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर आप कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं करते हो तो ये किस तरह से स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करता है। तो इस बात को जरा समझिएगा, इसमें मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन आप पहले जो बेसिक है उसे जरा समझने की कोशिश करिए। तो बेसिक यही है कि कॉम्पैक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। कॉम्पैक्शन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड्स है, एंट्रैप्ड एयर वॉइड्स, उन एयर वॉइड्स को रिमूव करना, ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो मान लो कि कंक्रीट के अंदर एयर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेट्स सपोज कंक्रीट के अंदर बहुत सारा एयर वॉइड्स प्रेजेंट है, क्योंकि आपने अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं किया। तो इस कारण से क्या होगा, तो इस कारण से सबसे पहले कंक्रीट की परमिएबिलिटी, कंक्रीट परमिएबिलिटी बढ़ेगी। कंक्रीट की परमिएबिलिटी बढ़ेगी मतलब इम्परमिएबिलिटी कम होगा, क्योंकि वहां पे अधिक सारा पोर है। तो अगर कंक्रीट की परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो क्या वो
पासेज के थ्रू जो भी रास्ता बन रहा है, जो भी, ठीक है, जो भी रूट बन रहा है, तो उस रूट के थ्रू आसानी से बाहर से मतलब एटमॉस्फेयर से आसानी से मॉइस्चर अंदर जा सकती है कंक्रीट के अंदर आराम से, उसको एक पैसेज मिल गया, एक रास्ता मिल गया, ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, CO2 अंदर जा सकता है, क्लोराइड अगर एटमॉस्फेयर में किसी रूप में प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन वगैरह, तो वो सब चीजें भी जा सकती हैं, सल्फेट जा सकता है, अगर सल्फेट प्रेजेंट है तो ये भी जा सकता है अंदर, क्योंकि अब उसे एक प्रॉपर रास्ता मिल गया, क्योंकि कंक्रीट आपका पोरस है ना, ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, तो ये सारे जा सकते हैं। प्लस अदर रिएक्टिव केमिकल्स आपका अंदर जा सकता है ना, तो ये सारे आपको रास्ता मिल गया, तो अब ये सारा केमिकल्स अंदर जा सकता है। अभी इनके जाने के कारण होगा क्या प्रॉब्लम क्या है, तो जरा समझते हैं। तो लेट्स सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं मॉइस्चर, ऑक्सीजन और क्लोराइड, इनके ऊपर। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मान लो कोई भी रिइंफोर्समेंट है, तो उस रिइंफोर्समेंट पे, उस स्टील पे केवल ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन के केवल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, ठीक है, उसका सरफेस, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर पानी और ऑक्सीजन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों के कांटेक्ट में है, तो उस रिइंफोर्समेंट में जंग लग जाएगी। प्लस क्लोराइड जो है एक ऐसा केमिकल है जो जंग लगने का जो प्रोसेस है ना, उसको एक्सेलरेट करता है, तो क्लोराइड भी रेस्पॉन्सिबल है जंग लगने के कारण, जंग लगने की। ओके, तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन, क्लोराइड ये सारे रेस्पॉन्सिबल है कंक्रीट में मतलब जंग लगने के लिए, है ना, कोलिजन हो सकता है मतलब रिइंफोर्समेंट का आपका। तो अब कोलिजन, अगर रिइंफोर्समेंट का कोलिजन होता है अंदर में, जो आपने रिइंफोर्समेंट यूज किया है उसका अगर कोलिजन होता है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो जरा देखिए, ये तस्वीर हमने आपके लिए लेके रखा है। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए जब कोलिजन होगा तो रिइंफोर्समेंट का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो कोलिजन होने के कारण, पहला वाला फोटो देखिए, कोलिजन होने के कारण रिइंफोर्समेंट का जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, तो उसके अगल बगल का जो कंक्रीट है उस पर एक प्रेशर लगेगी, एक स्ट्रेस लगेगी, तो वो झेल नहीं पाएगा और वो क्रैक हो जाएगा। तो अगर वो क्रैक हो जाएगा तो वो कंक्रीट क्या होगा, झड़ के निकल जाएगा, जहां पर भी आपने लगाया था उसको झड़ के निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट, स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट। बात आपको समझ में आई। तो ये कोरिजन लगने की चांसेस है, कोरिजन। तो अगर कंक्रीट इस तरह से झड़ गया, तो क्या आपने जहां पर भी कंक्रीट को प्लेस किया था, क्या वो ज्यादा समय तक टिक पाया, नहीं टिक पाया। तो क्या उसका ड्यूरेबिलिटी है, नहीं है ना। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कि जंग लग सकता है अगर आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किए, तो डिफरेंट बहुत सारे पोर्स होंगे और उस पोर्स के थ्रू से डिफरेंट रिएक्टिव केमिकल्स अंदर जा सकता है, जो कि स्टील को आपका कोरोड कर सकता है, स्टील में जंग लगा सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर की, O2 प्लस मॉइस्चर अगर जाती है तो ये कोरिजन के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। प्लस अगर क्लोराइड आयन अगर जाती है तो ये कोरिजन को एक्सेलरेट करती है ना। तो अच्छा, अभी मान लो कि क्लोराइड आयन अगर जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, कोरिजन को एक्सेलरेट करेगा, कोरिजन को बढ़ावा देगा। तो क्लोराइड आयन के कारण जो कोरिजन में एक्सेलरेशन आएगी, इसको रोकने का तरीका क्या है, इसको रोकने का एक तरीका है, मैंने एक चीज बताया था, C3A अगर सीमेंट में अधिकतम रूप में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, C3A क्लोराइड बाइंडिंग एक्शन एक करता है, मतलब वो क्लोराइड को पकड़ के रख लेता है अपने साथ और उसको रिइंफोर्समेंट तक वो पहुंचने नहीं देता, मतलब रिइंफोर्समेंट पे उसका कोई असर होने नहीं देता है क्लोराइड का, क्योंकि वो C3A क्लोराइड को बाइंड कर लेता है, अपने से पकड़ के रख लेता है। तो जिस कारण से क्लोराइड एक्शन, है ना, क्लोराइड अटैक आपकी बच जाती है, मतलब नहीं हो पाती। समझ में आया। क्लोराइड अटैक क्या है, बेसिकली वो जंग लगा देती है रिइंफोर्समेंट में, है ना, और उसकी प्रक्रिया को एक्सेलरेट करती है और बढ़ावा देती है। तो ये एक है कि कोरिजन हो जाएगा तो ड्यूरेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, मान लो कि आपका जैसे कि अभी तो पोर आ गया, है ना, तो पोर्स हो गए, तो उसके थ्रू से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो भी तो जा सकता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो भी तो कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट होगा। तो कंक्रीट में आप देखिए कुछ कुछ लाइम की कंटेंट भी प्रेजेंट रहती है,
लाइम भी होती है, CaOH2 भी होती है कंक्रीट में, है ना। और कंक्रीट बेसिकली जो सीमेंट बनती है उसमें लाइम की कंपोजिशन सबसे अधिकतम रूप में होती है, तो ऑब्वियसली हाइड्रेटेड फॉर्म में कुछ अमाउंट ऑफ लाइम प्रेजेंट रहता है। तो मान लो अगर एटमॉस्फेयर से CO2 जा रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 जा रहा है, तो ये क्या करेगा, लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, कार्बोनेशन। ओके, कार्बोनेशन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, कार्बोनेशन। तो CO2 से रिएक्ट करेगा आपका लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, और ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका मॉइस्चर, वाटर। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, कार्बोनेशन रिएक्शन, ये एक सोर्स ऑफ वाटर को डेवलप कर रहा है ना। तो ये जो सोर्स ऑफ वाटर को डेवलप कर रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है और ये सारा इधर कंक्रीट है, तो मान लीजिए कि ये सारा का सारा जितना भी इधर लाइम वगैरह प्रेजेंट था, सारा का सारा रिएक्ट कर लिया, तो क्या बहुत सारा मॉइस्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये मॉइस्चर रिइंफोर्समेंट के अगर कांटेक्ट में आया और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया, क्या जंग लग सकता है, समझ में आया, क्या जंग लग सकता है, कोलिजन हो सकता है अगेन। तो अगेन कोलिजन होगा तो अगेन सेम चीज, स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट, और ड्यूरेबिलिटी आपकी कमजोर हो जाएगी, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर कमजोर होगा। वो चूंकि रिइंफोर्समेंट में आपका जंग लग गया है, तो वो टेंसाइल लोडिंग, क्यों आरसीसी आपने क्यों बनाया, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर यूनिट है कंक्रीट, तो आपका कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रेंथ बियर कर सकता है, लेकिन टेंशन में वो स्ट्रेंथ को ले नहीं सकता, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम है, टेंसाइल लोड वो कैरी नहीं कर सकता, इसलिए आपने रिइंफोर्समेंट उसमें डाल के रखा है। तो आपका रिइंफोर्समेंट ही खराब हो गया, कमजोर हो गया, तो क्या वो टेंसाइल लोडिंग ले सकता है, मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी कम हो गई, हम ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, जंग लगने के कारण। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनेशन। प्लस और एक चीज सुनो, और एक कंसेप्ट सुनिए, जो लाइम है, ओके, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या इसमें OH है, मतलब ये कॉस्टिसिटी है, मतलब ये अल्कलिनिटी है। तो अगर कोई चीज अल्कलाइन है, तो क्या वो उसके कारण किसी चीज में कोलिजन होता है, नहीं होता है। हमने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में देखा था, वहां पे एक कंसेप्ट आती है अल्कलिनिटी। तो अल्कलिनिटी के कंसेप्ट में वहां पे बताया था कि अल्कलाइन चीज है तो उसके कारण कोलिजन नहीं होता, बल्कि इंक्रस्टेशन होता है, मतलब मटेरियल की डिपोजिशन। तो यहाँ पे मटेरियल की अगर डिपोजिशन होती है, होगी भी, तो कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंक्रीट में अगर वॉइड है तो वॉइड फिलअप ही होगा, अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्बोनेशन प्रोसेस होने के कारण, आप सोचो जरा, ये जो अल्कलिनिटी है ये खत्म हो गई और ये कार्बोनेट में बदल गई, तो इसके कारण अल्कलिनिटी आपकी कम हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी क्या हो रही है, अल्कलिनिटी कम हो रही है। तो अगर अल्कलिनिटी कम हो रही है, वो तो चीज क्या है, मतलब वो एसिडिक होते जा रही है धीरे धीरे। अल्कलिनिटी कम हो रही है मतलब एसिडिक होते जा रही है। फिर वो चीज क्या है, अभी हमने एक चीज देखा था कि एसिडिक वाटर लीड टू कोरिजन, उसके कारण अगेन कोरिजन हो सकता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसका एक डायग्राम भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे CO2 हुआ, ओके, तो CO2 रिएक्ट कर रहा है, आपका CaCO3 बन रहा है, तो CaCO3 बन रहा है, ये क्लियर कवर है। यहाँ पे जो ये फोटो में दिखा रहा है ये क्लियर कवर है, क्लियर कवर, ठीक है। यहाँ पे अंदर रिइंफोर्समेंट और ये इतना क्लियर कवर है। तो मान लो कि जितना क्लियर कवर आपने, क्लियर कवर में जितना कंक्रीट प्रोवाइड किया था, सारे में सारे कार्बोनेशन हो गए, ठीक है। तो उसका जो पीएच सबसे पहले बहुत ज्यादा था, पीएच ज्यादा था, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया है कि अभी कार्बोनेशन नहीं हुआ है, मतलब अल्कलिनिटी बरकरार है, तो पीएच आपका ज्यादा है, मतलब ये पर्पल वाला जो जोन है ये इट इज नॉन कार्बोनेटेड जोन, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इट इज नॉन कार्बोनेटेड जोन। लेकिन जैसे जैसे आपका कार्बोनेशन हो रहा है, CaCO3 में बदल रहा है आपका CaOH2, तो आपका जो पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, है ना, पीएच डिक्रीज हो रहा है। मान लो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है, तो पूरे रिइंफोर्समेंट तक कार्बोनेशन हो गया है, तो पीएच आपका काफी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इट मेक्स अगेन रिइंफोर्समेंट वल्नरेबल फॉर द कोरिजन, तो ये एक चांसेस। तो अगेन ड्यूरेबिलिटी इज अफेक्टेड, समझ में आई बात। तो ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो इफेक्ट हो सकती है, वो क्या होगी, अल्टीमेटली कोरिजन। अब तीसरा इफेक्ट अगर हम बात करें सल्फेट अटैक, ये भी एक पॉपुलर आइटम है जो हो सकता है, इसके कारण भी ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होती है, सल्फेट अटैक, ओके। अब जैसे कि हमने आपको समझा दिया था जब हमने सीमेंट पढ़ाया था कि सल्फेट अटैक क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दूं। मान लो कि कंक्रीट के अंदर, चूंकि आप अब तो वॉइड हो गए, तो कंक्रीट के अंदर वाटर पेनिट्रेट हो रहा है, ओके, H2O पानी मिल जा रहा है कंक्रीट के अंदर, प्लस सल्फेट आयन मिल रही है, प्लस सल्फेट आयन वगैरह मिल रहा है
है ना। प्लस अगर हम बात करें तो C3A सबसे इंपॉर्टेंट है, C3A उसको मिल रहा है। तो ये सब एक दूसरे से रिएक्ट करके ये क्या बना देंगे, ये एक नया कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट जो है ना, इसका और एक नाम है, इसको आप एट्रिनजाइट भी कहते हो, एट्रिनजाइट इसका और एक केमिकल नेम है, इसको एट्रिनजाइट भी कहा जाता है। अभी ये जो कंपाउंड बन जाती है इसकी वॉल्यूम C3A के कंपैरिजन में, C3A का जो भी वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम काफी अधिक होता है, लगभग इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है अप टू 227%, मतलब समझ रहे हो आप। उसके कारण क्या होगा, कोई चीज अगर वॉल्यूम इसकी बढ़ेगी मतलब इसके कारण एक्सपेंशन होगा, तो अगेन क्रैक डेवलपमेंट होगी एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। क्रैक डेवलपमेंट and disintegration of concrete। बात समझ में आई। तो ड्यूरेबिलिटी अफेक्टेड, तो यहाँ पे फिर अगेन कंक्रीट आपका ड्यूरेबल रहा क्या, नहीं, ड्यूरेबिलिटी अफेक्टेड। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सल्फेट अटैक अगर होना है तो आपका हमेशा वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, बिना पानी का ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं इफ सल्फेट आयन इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, ओके, अगर कंक्रीट में सल्फेट आयन जा रही है लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, सल्फेट अटैक होगा नहीं। तो इसलिए डैम्प लोकेशन पे, कोई डैम्प लोकेशन है मतलब जैसे कि फाउंडेशन सॉइल है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पानी अगर है प्रेजेंट है और सल्फेट आयन भी प्रेजेंट है तो वहां पे सल्फेट अटैक होने का चांसेस ज्यादा है, ऐसे कह सकते हो। या फिर आपका कोस्टल एरियाज में, वहां पे मेराइन लोकेशंस पे वहां पे सल्फेट आयन प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली पानी भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा मेराइन लोकेशन पे, तो वहां पर सल्फेट अटैक होने की चांसेस ज्यादा है। तो वहां पर हम इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इस चीज को कैसे हम कंट्रोल कर पाए, हमें ये ध्यान रखना होगा जो हम सीमेंट यूज करें वो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करें। अगर किसी लोकेशन पे सल्फेट अटैक होने की चांसेस है तो हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कंट्रोल, एक हेडिंग बना लो, अगर लिखना है कुछ पॉइंट्स तो लिखिए इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करेंगे। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या होता है, उसमें बेसिकली जो C3A की कंटेंट है ये काफी कम होती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में। प्लस और एक कुछ बातों को ध्यान रखिए, लो आपको जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये अगर लो मेंटेन करके रखोगे तो सल्फेट अटैक होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर एक लॉ है, इस लॉ के ऊपर हम आएंगे बाद में, एब्राहम्स लॉ कहता है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम है स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कंक्रीट का, एक तो वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, प्लस दूसरी बात आप अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हो, अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो वॉइड प्रेजेंट है वो वॉइड नहीं प्रेजेंट होगी, है ना। तो वॉइड अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये जो सल्फेट आयन जिस तरह से वो कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट हो सकता था वो पेनिट्रेट होगा नहीं, तो अगर वो पेनिट्रेट होगा नहीं तो क्या सल्फेट अटैक होने के चांसेस है, नहीं है, तो आपका कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगा। समझ में आया। तो ये कुछ बातें, प्लस एक टेबल आपको बनानी चाहिए, ये टेबल बना लो, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, है ना, जिस केस में सल्फेट अटैक किस लेवल का होगा, तो माइल्ड सल्फेट अटैक होगा या मॉडरेट होगा, सीवियर होगा या फिर वेरी सीवियर सल्फेट अटैक होने की चांसेस है। ओके, तो सल्फेट का कंसेंट्रेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे सॉइल में अगर बात करें तो परसेंटेज में बात करता है, और अगर वाटर में बात करें पीपीएम में मतलब मिलीग्राम पर लीटर में बात कर रही है। तो आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट को आप अगर ध्यान रखो तो इस पूरे टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिए कि अधिकतम कितना, अगर 2% से अधिक सॉइल में अगर सल्फेट है तो वो वेरी सीवियर कंडीशन है, जहाँ पे सल्फेट अटैक होने की संभावनाएं अधिकतम है। और अगर मान लो कि 10,000 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक अगर सल्फेट की कंसंट्रेशन है आपका वाटर में तो वो अगेन वेरी सीवियर कंडीशन बनता है, मतलब जल्दी से सल्फेट अटैक हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सारे प्रॉब्लम हमने देखे अभी तक। तो बेसिकली दो तरह के प्रॉब्लम देखे,
एक प्रॉब्लम देखा हमने जंग लगने का। अब वो जंग लगने का प्रॉब्लम हमने कैसे देखा, एक तो क्लोराइड के कारण, वाटर के कारण, है ना, ऑक्सीजन के कारण, प्लस कार्बोनेशन प्रोसेस के कारण ये कंक्रीट को कमजोर बना देता है, उसकी अल्कलिनिटी जो है उसे कम करता है। मतलब अल्कलिनिटी एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है ना। तो अल्कलिनिटी अगर कम हो रही है तो उसका प्रोटेक्शन जो है कंक्रीट का फॉर एसिड अटैक वो कम हो रही है ना। तो कंक्रीट की ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरह से ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब बात करें अगर स्ट्रेंथ के ऊपर कि स्ट्रेंथ को किस तरह से अफेक्ट किया करता है आपका ये कॉम्पैक्शन, तो देखो अगर मान लो आपने प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं किया, कंक्रीट का प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं किया। अच्छा, कॉम्पैक्शन का मैकेनिज्म का आपको फीलिंग है? कॉम्पैक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, सोचो इसका जरा मैकेनिज्म के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो ये मान लो कोई ढांचा है, ठीक है, या फिर फोम वर्क या फिर मोल्ड। अब इस मोल्ड में आपने डायरेक्टली कंक्रीट को क्या किया, कंक्रीट को प्लेस कर दिया। तो कंक्रीट को प्लेस कर दिया, कंक्रीट में क्या है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, मोर्टार, ये सभी प्रेजेंट है कंक्रीट में, डिफरेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। अभी प्लेस कर दिया तो क्या ये अपने आप कॉम्पैक्शन होगा? अपने आप कॉम्पैक्शन होगा मतलब अंडर ग्रेविटी थोड़ा अपने आप सेट होने का कोशिश करेगा, ओके, लेकिन बहुत ज्यादा वो सेट नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कंक्रीट का जो अंदर में जो पार्टिकल्स है जैसे कोर्स एग्रीगेट फ्लो नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कोर्स एग्रीगेट है, आप कॉम्पैक्ट करोगे मतलब इसको दबाओगे तो ये यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये फ्लो होके इधर आना चाहिए। तो ये जब फ्लो होके इधर आएगा नीचे तो सोचो उसके अगल बगल में डिफरेंट एग्रीगेट होंगे तो उसके कारण एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा ना। तो मतलब कंक्रीट के अंदर ही जो मटेरियल है वो एक दूसरे को एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे, जिस कारण से वो चीज फ्लो नहीं कर पा रही, अपने एक लोकेशन पे है। तो जब आप कॉम्पैक्शन करते हो, तो क्या करते हो, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल वर्क आप अप्लाई करते हो, एक एक्सटर्नल एनर्जी आप अप्लाई करते हो, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि उतना कम से कम आपको अप्लाई करना है जो कि इन डिफरेंट इंग्रेडिएंट के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है उस चीज को ओवरकम कर पाए, उससे थोड़ा ज्यादा हो, ताकि अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो एग्रीगेट्स फ्लो कर पाएंगे अच्छे से। तो आप उसको एक डिजायर्ड लोकेशन जहां पे आपको उसको दबाना है, जहां पे उसको भेजना है, किसी कोने में दबाना है, किसी साइड में दबाना है ना, अच्छे से वो दब पाएगा। तो उस कारण से क्या होगा, जो कंक्रीट में वॉइड है वो कम होगी। प्लस और एक चीज सुनिए, ये तो हो गया कॉम्पैक्शन का मैकेनिज्म। तो कॉम्पैक्शन के मैकेनिज्म में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि कॉम्पैक्शन आपको कितना एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना है, इतना करना है कि इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो ओवरकम हो जाए, इतना कम से कम कॉम्पैक्शन एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अब कब आपको ये पहचान हमारा क्या है कि अगर मान लो किसी कंक्रीट को आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, तो हमारा क्या पहचान होगा कि हाँ कॉम्पैक्शन हो गई है, अच्छे से प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट हो गई है। तो वो पहचान ये है कि जब आप कॉम्पैक्शन करोगे तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, एग्रीगेट वगैरह, वो सारे धीरे धीरे नीचे इस तरह से कंप्रेस हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, है ना। ऊपर ना थोड़ा सा मोर्टार का एक लेयर बन जाएगा, है ना, टॉप लेयर्स में एक मोर्टार का लेयर बन जाएगा, ओके। तो मोर्टार का लेयर बन जाएगा। तो जब ये लेयर बन जाए प्रॉपरली तो आप समझना कि आपका कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। मान लो आपने प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं किया है, लेट्स सपोज यू हैव नॉट कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली, तो एयर वॉइड्स प्रेजेंट है अंदर में। तो ये हो सकता है कि ये मान लो आपका रिइंफोर्समेंट है और ये इसके अगल बगल का कंक्रीट है, तो ऐसा हो सकता है ये सारे तो कंक्रीट है, यहाँ पे एक एयर वॉइड रह गया, फिर इधर एक एयर वॉइड रह गया, ऐसा ऐसा हो सकता है, ओके। ये सारे कंक्रीट है और लेट्स सपोज कि ये बीच में एक एयर वॉइड रह गया, क्या रह गया, एयर वॉइड, इधर एक एयर वॉइड रह गया, इधर एक एयर वॉइड रह गया। तो क्या ये एयर वॉइड होने के कारण, क्या हम ये कह सकते हैं जो रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड डेवलप है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी? ओके, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको कम मिले? तो अगर क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपको कम मिलता है तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, उसका एक स्ट्रेंथ कम मिलेगा आपको?
है ना। तो ओवर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चरल मेंबर रिड्यूसेस, स्ट्रक्चरल मेंबर रिड्यूसेस, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है, समझ में आया। दूसरा कंसेप्ट क्या है स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने का, मान लो वही एयर वॉइड, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या, आपको ऑब्जेक्टिव को पकड़ के ही सब चीजों को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हमने अभी कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एयर वॉइड। तो एयर वॉइड अगर है, बहुत सारा एयर वॉइड रह गया, आपने उसको रिमूव नहीं कर पाया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हनीकम स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो सकती है, हनीकम। अब ये हनीकम क्या है, यहाँ पे देखिए आप तस्वीर में कि अगल बगल तो अच्छे से कंक्रीट कॉम्पैक्टेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्रीगेट्स आपको दिख रहा है एकदम, ये एक हनीकम है। यहाँ पे हनीकम ज्यादा नहीं हुआ है, कम हुआ है, लेकिन ये दूसरा जो फोटो है इधर देखिए, इधर काफी सारे वॉइड्स रह गए, क्योंकि आपका कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं था, है ना, काफी सारे वॉइड्स रह गए, यहाँ पे कॉम्पैक्शन आपने प्रॉपरली कर नहीं पाया। ये एक कॉलम है, ओके। कॉलम को तो जनरली आप हाथों से तो कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे, तो कॉलम वगैरह के कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, फोम वर्क कॉम्पैक्शन यूज करते हैं, या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर, मतलब जो कॉलम है, ठीक है, उसके लिए एक ढांचा आप बनाओगे, पहले एक फोम वर्क बनाओगे, इसी के अंदर आप कंक्रीट डालोगे, तो हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर्स को इस फोम वर्क के साथ ही अटैच कर देते हैं। फिर कंक्रीट को डालने के बाद हम पूरे फोम वर्क, वाइब्रेटर जब ऑन कर देंगे तो वो पूरा फोम वर्क को हिलाएगा, वाइब्रेट करेगा, तो पूरा फोम वर्क को हिलाएगा, वाइब्रेट करेगा, तो अंदर ही अंदर कंक्रीट भी वाइब्रेट होंगे, है ना, तो वो कॉम्पैक्शन होते चलेगा, ओके। कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेशन अच्छा होता है, क्योंकि इस कारण से अच्छे से कॉम्पैक्शन हो पाती है, इसकी इफेक्टिवनेस काफी अच्छी होती है। अब कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेशन का भी डिफरेंट हमारे पास वाइब्रेशन टेक्निक है, इंटरनल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल वाइब्रेटर, है ना। तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको एक एनिमेटेड वीडियो हम देंगे, और उन एनिमेटेड वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कितने तरह के कॉम्पैक्शन और कैसे कैसे किया जाता है, ओके। इसके आप उस वीडियो को देख लेना, आपका वो सारा का सारा वो टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर ही क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी थोड़ी देर से वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले अभी सुनिए। तो यहाँ पे हनीकम स्ट्रक्चर बन गया, तो देखो इस रीजन का ना स्ट्रेंथ काफी कम हो जाता है, इस रीजन का स्ट्रेंथ काफी कम हो जाता है। अब ये तो हनीकम स्ट्रक्चर इसलिए बन गया क्योंकि आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं कर पाया, ओके। और भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ये हनीकम स्ट्रक्चर बनने की। अगर कंक्रीट में मान लो सेग्रीगेशन हो गया, पहले से ही सेग्रीगेशन हो गया, और ऐसे कंक्रीट को आपने डायरेक्टली यूज कर लिया, और कंक्रीट में थोड़ा मोड़ा अगर सेग्रीगेशन है, तो अगर आप कॉम्पैक्शन करते हो तो वो सेग्रीगेशन रिमूव हो सकती है, लेकिन कंक्रीट पूरा का पूरा सेग्रीगेटेड है, अभी उसको आप कॉम्पैक्शन करोगे तो सेग्रीगेशन उतना इफेक्टिवली रिमूव होगा नहीं, और लास्ट में जब वो हार्ड होगी, सेट होगी, तो इस तरह का हनीकम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका जहां पर फॉर्मेशन होगा उस लोकल एरिया का स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस हो जाएगी। तो आप कह सकते हो इफेक्टिवली कि ओवरऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरऑल सेक्शन और ओवरऑल मेंबर रिड्यूसेस, समझ में आया। तो इसलिए अब आपको समझ में आ रही होगी कॉम्पैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। प्लस और एक चीज सोचो, क्या ये जो हनीकम ऐसे इस तरह का बन रहा है, तो इसके कारण क्या आपका अपीयरेंस अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है, नहीं है, हमको हमें अच्छा दिख नहीं रहा है ये चीज, तो ये एक मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा यूजर के ऊपर, जो भी इस तरह का स्ट्रक्चर में रहेगा, कि क्या मेरा मतलब मेरा घर अभी इतना बेकार है, इतना खराब है ना, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। तो इसलिए अपीयरेंस भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको कॉम्पैक्शन करना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली कॉम्पैक्शन करिए, ताकि एक प्रॉपर स्मूथ सरफेस भी मिल पाए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वेल, तो आपने समझ लिया कि व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ कॉम्पैक्शन, ओके। इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन अगर हम करते हैं तो उस कारण से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, ओके। तो लॉजिक कहाँ से शुरू करना है, लॉजिक आपको शुरू करना है कि अगर हम कॉम्पैक्शन का ऑब्जेक्टिव से कि वी कॉम्पैक्ट एनी मींस कंक्रीट टू रिड्यूस द entrapped air, to expel out the entrapped air. So let's suppose कि compaction is improper and the entrapped air is not expelled, then there is void present in concrete and which lead to increase in permeability of concrete and reduces its impermeability. If there is increase in permeability of concrete, then
there are chances of ingress of or there are chances of entrance of moisture, oxygen, chloride, sulfate, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, other reactive material or other reactive chemicals from atmosphere to the concrete, है ना। अब एक एक पॉइंट आप शुरू करोगे। if moisture and oxygen react with reinforcement, then it leads to corrosion, which leads to swelling of concrete, which reduces the durability of structure। इस तरह से पॉइंट आप बना बना के लिखोगे। तो ईएस में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए हम आपको अभी हम अपने लैंग्वेज में इसलिए नहीं लिखवा रहे क्योंकि आपने समझ लिया चीजों को, अब अपने लैंग्वेज में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या, हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हमें कुछ याद करके नहीं जाना है, चीजों को हमें समझ करके जाना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो हमारे माइंड में पिक्चर होना चाहिए और हम अपने लैंग्वेज में बना के चीजों को लिख पाए। दैट इज इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे आपको यही चीज सिखा रहे हैं, ओके। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में बहुत चीज है ना, सब कुछ हर तरह का थ्योरी याद करके नहीं जाना है। तो इसका एक टॉपिक आप अपने लैंग्वेज में एक नोट्स बना के लिख लो, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर। हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन। वेल, तो टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन या फिर कॉम्पैक्शन मेथड्स। तो कंक्रीट में जनरली जो हमारे पास कॉम्पैक्शन मेथड है वो सबसे पहले ये है हैंड कॉम्पैक्शन। हैंड कॉम्पैक्शन मतलब हाथों से कॉम्पैक्शन करोगे, मतलब कोई मशीन की यूज नहीं है। तो हाथों से कॉम्पैक्शन हम तीन तरह से कर सकते हैं। रॉडिंग, एक रॉड लेके कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, और रॉडिंग या फिर टैंपिंग, ठीक है, टैंपिंग ये भी एक प्रोसेस है हैंड कॉम्पैक्शन की, या फिर रैमिंग। ये तीनों एक ही चीज नहीं है, तीनों अलग अलग टर्म है, तीनों की एप्लीकेशन, तीनों अलग अलग तरह का कॉम्पैक्शन है और इनका एप्लीकेशन अलग अलग सुटेबल वर्क पे है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कोई बीम कास्ट कर रहे हो, ठीक है, बीम कास्ट कर रहे हो, इसमें काफी रिइंफोर्समेंट होती है, बीम वगैरह में पूरा एक ढांचा होता है रिइंफोर्समेंट का, फिर आप कंक्रीट डालोगे तो वहां पे टैंपिंग आपका काम नहीं आएगा। ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, एक रॉड को यूज करके कॉम्पैक्शन करते हो, रॉडिंग वहां पे काम आता है। टैंपिंग क्या होता है, उसका एक इस तरह का एक हैंडल रहेगा, फिर यहाँ पे पट्टा जैसा लगा रहेगा, है ना, इस पट्टे को दबाना है, मतलब इस पट्टे से कॉम्पैक्शन करनी है, जोर जोर से मारना है कंक्रीट के सरफेस के ऊपर, तो कॉम्पैक्शन होती है, उसे टैंपिंग कहा जाता है। रैमिंग भी इसी तरह का कुछ होता है, ठीक है। तो जो टैंपिंग है, ये जो पट्टा है, ये कंक्रीट के अंदर धसेगा नहीं, है ना, और प्लस मान लो अगर बहुत ज्यादा रिइंफोर्समेंट है कंक्रीट में, अगर ये धस भी गया तो ये रिइंफोर्समेंट से टकरा जाएगा और रिइंफोर्समेंट के बीच का जो स्पेसिंग है उसके अंदर ये पट्टा धसेगा नहीं, तो क्या रिइंफोर्समेंट के अंदर जो कंक्रीट है उसका कॉम्पैक्शन हो पाएगा अच्छे से? नहीं, है ना। तो जहां पे बहुत ज्यादा रिइंफोर्समेंट है, ओके, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर में जिसमें बहुत ज्यादा रिइंफोर्समेंट की यूज हो रही है, तो वहां पे खास करके हम रॉडिंग यूज करते हैं, टैंपिंग एंड रैमिंग काम नहीं आएगा। प्लस जो टैंपिंग है या फिर रैमिंग है, ये आप इस पे आप क्या करो, जोर जोर से मारोगे कंक्रीट सरफेस के ऊपर उस पट्टे को लेके, तो जब जोर जोर से मारोगे तो क्या पॉसिबिलिटी, क्या है पॉसिबिलिटी, ये है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपका फोम वर्क, क्योंकि कोई भी कंक्रीटिंग काम कर रहे हो वो फोम वर्क के अंदर कर रहे हो, है ना, एक फोम वर्क बना, एक ढांचा बना, उसके अंदर आपने कंक्रीट डाला है, तो फोम वर्क पे इंपैक्ट हो सकता है। और हो सकता है मान लो स्लैब अगर आपने बनाया है तो स्लैब पे मान लो टैंपिंग कर रहे हो, एकदम जोर से मार रहे हो, एकदम मस्त आनंद ले लेके एकदम दबा के मार रहे, एकदम इतना ज्यादा मार दिया कि वो आपका जो फोम वर्क है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या फायदा क्या है? प्लस आपका जो रिइंफोर्समेंट आपने प्लेस किया है उसका जो अलाइनमेंट है, आपने जिस तरह से रिइंफोर्समेंट को बांधा हुआ है, क्लियर कवर एस्टैब्लिश किया है, ये सब चीजें अफेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए टैंपिंग इज नॉट डन फॉर मींस ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए जिसमें बहुत ज्यादा रिइंफोर्समेंट की यूज किए हो आप, या फिर जो कि जैसे कि स्लैब वगैरह, है ना, स्लैब वगैरह हो गया, या फिर मतलब ग्राउंड के ऊपर जो चीज आप स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहे हो जैसे कि स्लैब, क्योंकि वहां पे फोम वर्क पे इम्पैक्ट आ सकता है और उस कारण से क्या होगा, आपका कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एनिमेटेड वीडियो आपको हम देंगे, उस वीडियो को देख लेना, सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा। नाउ कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेशन, ये भी तीन तरीके का है, हमारे पास तीन तरीके का वाइब्रेटर प्रेजेंट है। एक मैं अगर बात करूं तो पहला हम कहते हैं इंटरनल वाइब्रेटर,
ओके, इंटरनल वाइब्रेटर या फिर और नीडल वाइब्रेटर और इसी को पोकर वाइब्रेटर आप कह सकते हो, पोकर वाइब्रेटर। ये तीन तरह का, ये एक हुआ पहला वाइब्रेटर। दूसरा क्या है, दूसरा टाइप ऑफ वाइब्रेटर का अगर बात करूं बताऊं तो ये है फोम वर्क वाइब्रेटर। फोम वर्क वाइब्रेटर, ओके। फोम वर्क वाइब्रेटर वगैरह को यूज किया जाता है जनरली कॉलम वगैरह को कॉम्पैक्शन करने के लिए। तीसरा अगर मैं यूज करूं, या फिर प्रीकास्ट कंक्रीट जो है, जब प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट आप बना रहे हो उसको कॉम्पैक्शन करने के लिए फोम वर्क वाइब्रेटर वगैरह का यूज किया जाता है। तीसरा अगर मैं बताऊं तो इसमें बता सकते हैं सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर को यूज किया जा सकता, नीडल वाइब्रेटर मतलब समझ सकते हो, इसमें एक नीडल होगी जो कि आपके कंक्रीट के अंदर जाएगी, जैसे आप रॉडिंग इफेक्ट है ना रॉड का, है ना, उस तरह से ये नीडल वाइब्रेटर का काम है, ओके। और फोम वर्क वाइब्रेटर मतलब जहां पे रॉडिंग आप नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो वहां पे क्या करना होगा, पूरे ढांचे को हिलाना होगा अच्छे से, तो उस केस में फोम वर्क वाइब्रेटर, जैसे कॉलम सेक्शन वगैरह के लिए। सरफेस वाइब्रेटर वगैरह मान लो तो बहुत थिन कंक्रीट सेक्शन आप बना रहे हो, है ना, जिसमें रॉडिंग वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसका सरफेस से वाइब्रेटर करोगे, जैसे कि पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में हम सरफेस वाइब्रेटर का यूज करते हैं, सरफेस वाइब्रेटर। अच्छा, आप और एक तरह का वाइब्रेटर लिख सकते हो, मान लो कि जैसे आप यहाँ पे यूज करते हैं कहाँ पे, अपने लेबोरेटरी में, टेबल वाइब्रेटर। फोर्थ, टेबल वाइब्रेटर, इसको लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है टू प्रिपेयर स्पेसिमेन, ओके। टेबल वाइब्रेटर, तो ये हो गया वाइब्रेशन टेक्निक। नेक्स्ट, अगर मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन पे बात करें तो कॉम्पैक्शन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और स्पिनिंग। फीलिंग आ रही है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है, मतलब मान लो ये जनरली कहाँ पे यूज होगा, आप अभी कोई स्लैब बना रहे हो तो स्लैब को तो पूरा घुमा नहीं पाओगे ना, कोई छोटा छोटा एलिमेंट हॉलो ब्रिक्स वगैरह या फिर कुछ बना रहे हो तो उसको आप उसमें अगर कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करना है तो आप इस मेथड को यूज करके कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। या फिर पाइप, खास करके पाइप्स, कंक्रीट पाइप अगर हम बनाएंगे तो वहां पे ये स्पिनिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू से क्या होता है सोचो, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब घुमाओ किसी चीज को, जोर जोर से एकदम घुमाओ, मतलब किसी एक एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो, मान लो ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप को इस एक्सिस के अबाउट हम स्पिन करवाएंगे, घुमाएंगे, तो क्या पानी बाहर निकल जाएगा, है ना, पानी बाहर निकल जाएगा, तो पानी बाहर निकल गया और जो मटेरियल है वो एक दूसरे के करीब है पार्टिकल्स, तो ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्शन अचीव होती है। समझ में आ रहा है? तो ये है कॉम्पैक्शन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और स्पिनिंग मेथड। फोर्थ टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन इज कॉम्पैक्शन बाय हाई प्रेशर और शॉक और जॉल्टिंग। ठीक है, हाई प्रेशर शॉक और जॉल्टिंग, ये भी एक तरह का वाइब्रेशन है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन कम होता है लेकिन शॉक ज्यादा होता है, झटका ज्यादा लगता है। वाइब्रेशन कम है लेकिन झटका ज्यादा देता है ना। इसको हम प्रीकास्ट मतलब प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर को वाइब्रेट करने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं, जॉल्टिंग वगैरह का, ओके। आप एक एनिमेटेड वीडियोस को देखिए तो आपको और क्लियर कट समझ में आएगी चीजें। Hand compaction of concrete. Hand compaction of concrete is generally adopted for small concreting works and unimportant works. Sometimes, this method is also used where a large quantity of reinforcement is used, which cannot be normally compacted by mechanical instruments. When hand compaction is to be adopted, the consistency of concrete should be maintained at a higher level. The thickness of the concrete layer is maintained between 15 to 20 centimeters. Hand compaction is done by rodding, ramming or tamping. Rodding is poking of concrete with rod of length up to 2 meters and 16 millimeters diameter to pack the concrete between the reinforcement and formwork. Rodding is continuously done over the complete area to effectively pack the concrete and expel the entrapped air. Occasionally, instead of the iron rod, bamboos or cane is also used for rodding purpose. The next type of hand compaction is ramming.
Ramming of concrete should be done with sufficient care. Ramming is commonly done for unreinforced foundation concrete or in ground floor construction. Ramming should not be done in place of reinforced concrete or in the upper floor construction, that is, concrete is placed in the formwork supported on struts. If ramming is done in above-mentioned cases, reinforcement present may be disturbed or the formwork may fail. The other method of hand compaction is tamping. Tamping is the usual methods adopted for compacting the roof or floor slab or road pavements where the concrete thickness is less and the surface to be finished smooth and leveled. Tamping is done by beating the top surface by a wooden beam of suitable size. Since the tamping bar is long, it not just compacts the concrete, but also levels the surface across the entire width. That's all about hand compaction of concrete. Next video is on compaction by vibration. Still then, stay tuned. Compaction by vibration. Even though the compaction by hand gives satisfactory results, the strength of hand compacted concrete is low as it requires higher water-cement ratio. To obtain high strength, it is important to use stiff concrete with low water-cement ratio. For compacting this type of concrete, mechanically operated vibratory equipments should be used. The modern high-frequency vibrators can even be employed for vibrating concrete in places where hand compaction cannot be employed. For example, a concrete with about 4 cm slump in a closely spaced reinforced can also be compacted by vibrators. Whereas, hand compaction required much more slump value of about 12 cm. The action of vibration makes the particles of fresh concrete in motion, reducing the friction between them and affects the liquefaction of concrete. This enables easy settlement. Compaction by vibration is an economical way of compacting the concrete with the less water-cement ratio. Apart from low water-cement ratio, the compaction by vibration is advantageous in the places of congestion of the reinforcement, inaccessibility of the concrete in formwork, and poor shape and texture aggregates are used. The perfect compaction by vibration not only increases strength of concrete and increases the durability of structures. All the above-mentioned advantages of vibration can be fully obtained only if proper controls are exercised in the design and manufacture of concrete. There are different types of vibrators employed in construction. A certain set of rules should be followed for different types of vibrators. We can discuss each in future videos. Still then, internal vibrator for concrete. Of all the vibrators used for compaction of concrete, the internal vibrator is most commonly adopted one. Internal vibrator is also called needle vibrator, immersion vibrator, or poker vibrator. The vibrator consists of a power unit, a flexible shaft and a needle. The power unit is operated by electrical means, or by petrol engine or by air compressor. The vibrator is inserted into the concrete at a place of about 30 seconds to 2 minutes. The vibrator needle inserted at the spacing of 600 mm or 8 to 10 times diameter of the poker. The vibrations to the concrete are caused by eccentric weights attached to the shafts or the motor or the rotor of vibrating elements.
The frequency of vibration caused by needle vibrator varies up to 12,000 cycles of vibration per minute. The diameter of the needle varies from 20 mm to 75 mm and its length varies from 25 cm to 90 cm. In case of mass concrete structure, bigger needle-type vibrators are used. In case of congested reinforcement places, the needle may not go in concrete surface. In this case, the needle is replaced by a blade of the same length. The vibration in blade facilitates the compaction of concrete in congested reinforcement. The advantage of this method is it is portable and can be easily shifted from place to place easily. Next video is on formwork vibrator. Formwork vibrator for compaction of concrete. Formwork vibrators are also called external vibrator or shutter vibrator. Formwork vibrator is generally used for concreting columns, thin walls or in the casting of precast units. The formwork vibrator machine is clamped onto the external surface of the formwork. The vibration is given to the formwork so that the concrete present in the shuttering gets vibrated. The compaction time of formwork vibrators is generally between 1 to 2 minutes. These vibrators operate at a frequency of 3000 to 9000 cycles per minute. This method of compaction of concrete also has advantages in places where reinforcement, lateral ties and spacer interfere. The use of formwork vibrator also produces a good finish to the concrete surface. The shuttering and the formwork used should be rigid, strong and watertight to withstand vibration caused by the vibrator. As the vibration of concrete is given indirectly through the formwork, the vibrator requires more power and the efficiency of an external vibrator is lower than the efficiency of an internal vibrator. Next video is on table vibrator. Till then, stay curious. Table vibrator for compaction of concrete. Table vibrator for compaction of concrete is the special case of formwork vibrator, where the vibrator is clamped to the table. They are commonly used in laboratories and factories for compacting concrete cubes and prefabricated elements. The vibrating table consists of a rigid-built steel platform mounted on flexible springs and driven by an electric motor. The concrete molds are clamped on the table and allowed to vibrate. The average frequency of vibration caused by table vibrator is 4000 cycles per minute. The vibrations are stopped as soon as the concrete in the molds forms a smooth leveled surface. However, the medium workable mixes require the higher frequency of vibration than stiff mixes. In this case, a high-frequency vibrator is mounted on the table. The vibrating tables are found to be very efficient in compacting stiff and harsh mixes which are used in the manufacture of precast elements. Next video is on surface vibrator. Till then, surface vibrators for compaction of concrete. Surface vibrators are also called screedboard vibrators. The surface vibrators consist of a small vibrator placed on the screedboard which is used for compaction of concrete for floor slabs, roof slabs and road surface.
The vibration caused by the vibrators is transferred to the screed board, which causes movement of fine particles to the top surface and hence aid the finishing operation. The operating frequency of the surface vibrator is 4000 cycles per minute. Mostly used for thin floor slabs and roof slabs where internal vibrator cannot be employed. These vibrators are effective only up to a thickness of 150 mm of concrete. Most commonly, surface vibrators are used in vacuum dewatering technique or slip form paving technique. Next video is on platform vibrator. Still then, platform vibrator for compaction of concrete. Platform vibrator is nothing but a table vibrator, but it is larger in size. This type of vibrator is used in the manufacture of large prefabricated concrete elements such as electric poles, railway sleepers, prefabricated roofing elements, etc. The large vibrating table consists of a rigid-built steel platform mounted on flexible springs and driven by a number of electric motors. The average frequency of vibration caused by table vibrator is 4000 cycles per minute. The vibrations are stopped as soon as the concrete in the molds forms a smooth leveled surface. Sometimes, the platform vibrator is also coupled with jerking or shock-giving arrangements such that a through compaction is given to the concrete. Thank you for watching. Stay curious. Compaction by spinning. Compaction by spinning is one of the recent methods of compaction of concrete. This method of compaction is commonly adopted in the manufacture of concrete pipes. The concrete mix, when spun at a very high speed, gets well compacted by centrifugal force. Cume pipes, spun pipes, etc., are common examples which are compacted by a spinning process. Thank you for watching. Compaction of concrete by pressure and jolting. Compaction of concrete by pressure and jolting is commonly used for compacting hollow blocks, cavity blocks and solid blocks. This is the best effective method of compacting very dry concrete. The dry concrete is vibrated, pressed and provided jolts. The frequency of jolt of 100 to 150 jolts per minute is provided. With the combined action of the jolts, vibrations and pressure, the dry concrete gets compacted to a dense form to give good strength and volume stability. By adopting this technique, a concrete with very low water cement ratio can be compacted to obtain the required strength. Thank you for watching. तो आपने वीडियोस देखे, ओके, तो आपको समझ में आया प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाइब्रेशन और किस तरह से किया जाता है। तो उन वीडियोस में जो पॉइंट्स वो बता रहे हैं, उन पॉइंट्स को एज ए नोट बना लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए, एक दो लाइन में लिख लीजिए, प्लस सब एडिशनल नोट्स हैं, इन नोट को लिखिए। आपको ध्यान रखना है कि जो रैमिंग है ये हम हमेशा अनरिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, ऐसा सेक्शन जिसमें रिइंफोर्समेंट ना हो। टैंपिंग, ये रैमिंग, रॉडिंग, टैंपिंग ये जनरली हैंड कंपैक्शन के मेथड्स हैं। हैंड कंपैक्शन, ये हम नोट आपको इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि ये यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे टैंपिंग जो है ये रूफ या फिर फ्लोर स्लैब के लिए यूज करेंगे आप। रॉडिंग जो है ये हम जनरली हेवीली रिइंफोर्स्ड कंजेस्टेड सेक्शन के लिए यूज करेंगे, जैसे कि बीम। नेक्स्ट, एक्सटर्नल वाइब्रेटर जो आपने देखा अभी, ओके, या फिर जिसको हम फोम वर्क वाइब्रेटर कहते हैं, ये हम किस सर्कमस्टांसेस में यूज करते हैं। तो पहला सर्कमस्टांस ये कि अगर मान लो कॉम्पैक्शन करना है कंक्रीट का,
जो कि बहुत ही थिन सेक्शन है या फिर वेरी डेंसली कंजेस्टेड विद रिइंफोर्स्ड सेक्शन, तो ऐसे सेक्शन को आप नीडल वाइब्रेटर के यूज करके कॉम्पैक्शन अगर करोगे तो हो सकता है रिइंफोर्समेंट आपका डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए ऐसे सेक्शन में हम वो जो ढांचे में जिसमें आपने कंक्रीट डाला और रिइंफोर्समेंट है उसको पूरे ढांचे को वाइब्रेट करवा देते हैं, है ना। या फिर अगर आप नीडल वाइब्रेशन, इंटरनल वाइब्रेशन या फिर नीडल वाइब्रेशन के साथ अगर आप इस चीज को करोगे तो आपको और अच्छे से कॉम्पैक्शन मिल पाता है ना। कभी कभी हम नीडल वाइब्रेशन के साथ इसको मिला के करते हैं, मीन्स जहां पे नीडल वाइब्रेशन कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएगा तो उसको उस लोकेशन में भी कॉम्पैक्शन करने के लिए हम जनरली ये जो सरफेस वाइब्रेटर है इसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो इफेक्टिवनेस ऑफ वाइब्रेशन आपका इंक्रीज होगा। नाउ ये जो सरफेस वाइब्रेटर, सॉरी एक्सटर्नल वाइब्रेटर, जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर या फिर फोम वर्क वाइब्रेटर है, ये वेरी स्टिफ कंक्रीट को भी ये कॉम्पैक्ट इजीली किया कर सकता है। ओके ओके, और बहुत स्टिफ कंक्रीट मतलब ऐसा कंक्रीट जिसका वर्केबिलिटी काफी कम है। इस तरह के कंक्रीट को इंटरनल वाइब्रेटर की मदद से अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन फोम वर्क कॉम्पैक्शन को यूज करके अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे मींस रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में या फिर ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजनिंग में। ओके, नो डाउट क्वेश्चन आजकल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इस सेक्शन से भी पूछा जा सकता है। तो जनरली जो फोम वर्क वाइब्रेटर है इसको आप कहाँ पे यूज करते हो? यहाँ इसको हम यूज करते हैं कॉलम को कॉम्पैक्शन करने के लिए, थिन वॉल या फिर प्रीकास्ट यूनिट को कॉम्पैक्शन करने के लिए। एक चीज इसका ध्यान रखिएगा, फोम वर्क वाइब्रेटर में ज्यादा एनर्जी की कंजप्शन होती है, लेकिन और नीडल वाइब्रेटर के कंपैरिजन में इसकी इफेक्टिवनेस भी कम है और पावर कंजप्शन भी इसमें ज्यादा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर, हाँ, इनका ऑपरेटिंग साइकिल्स को भी ध्यान रखिएगा कि ये कितने फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है, इंटरनल वाइब्रेटर या फिर आपका एक्सटर्नल वाइब्रेटर। ये तो आपने नोट्स में लिखा ही होगा। सो ये कन्वेंशनल पर्पस से, ओके, कन्वेंशनल पर्पस से आपको इन सब चीजों को ध्यान रखनी है। एज ए शॉर्ट नोट्स एक क्वेश्चन में अगर आए तो आपको वहां पे लिख पाओ, तो एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए आपको एग्जाम में, है ना। तो लिखिए सरफेस वाइब्रेटर, ये जो है ये इसका ऑपरेटिंग साइकिल है 4000 साइकिल पर मिनट। इसको यूज किया जा सकता है फ्लोर या फिर रूफ स्लैब या फिर पेवमेंट सरफेस को कॉम्पैक्ट करने के लिए। जनरली अगर कंक्रीट की थिकनेस लगभग 150 mm तक का है तो ये इफेक्टिवली कॉम्पैक्शन कर देगा, लेकिन हम इसे जनरली 250 mm तक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है अधिकतम अच्छे से वो कॉम्पैक्ट कर पाता है 150 mm थिकनेस तक। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पैक्शन बाय स्पिनिंग। कॉम्पैक्शन बाय स्पिनिंग मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज करके कॉम्पैक्शन करना। इसको जनरली सर्कुलर एलिमेंट जैसे कि सर्कुलर कंक्रीट पाइप्स को हम कॉम्पैक्शन करने के लिए स्पिनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। समझ में आया? ओके, सो मतलब क्या देखे होंगे आपने प्रोसेस। हम क्या करते हैं, एक एक्सियल एक्सिस के अबाउट उस पाइप को बहुत स्पीड में रोटेट करवा देते हैं, तो वाटर उससे एक्सपेल आउट हो जाती है और कॉम्पैक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्पैक्शन होने के बाद जो वाटर सीमेंट रेशियो ये काफी कम हो जाती है। अगर इस रेंज में वाटर सीमेंट रेशियो है 0.35 से लेकर 0.4 के बीच में, तो स्पिनिंग करने के बाद वाटर सीमेंट रेशियो लगभग 0.3 तक हो जाती है ना। कॉम्पैक्शन बाय जोल्टिंग, इसको आपने देखा होगा। जोल्टिंग मतलब वाइब्रेशन कम होगी, वाइब्रेशन आप थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करोगे, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी कम होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है 1 मिनट में मान लो 4000 वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो और 1 मिनट में आप 200 वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो 4000 वाला ज्यादा है। तो जॉल्टिंग में क्या होता है, वाइब्रेशन आप थोड़ा प्रोवाइड करते हो, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होगा लेकिन जोर से प्रोवाइड करते हैं, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, झटका वो ज्यादा होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो उस प्रोसेस को जोल्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोल्टिंग का डिफिनेशन, जोल्टिंग इज ए वाइब्रेशन एक्शन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड। समझ में आया? तो इस मेथड को यूज करके हम जनरली इसको बहुत ड्राई कंक्रीट, ठीक है, ड्राई कंक्रीट मतलब जिसकी वर्केबिलिटी काफी कम है, उसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। और हम जो ये जॉल्टिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं, इट इज जनरली 100 to 150 जोल्ट्स पर मिनट हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, 100 to 150 जोल्ट्स पर मिनट। और इस मेथड को यूज किस पर्पस से किया जाता है? यूज्ड फॉर प्रीकास्ट यूनिट सच एज हॉलो ब्लॉक, कैविटी ब्लॉक एक्सेट्रा को कॉम्पैक्ट करने के लिए इस मेथड को यूज किया जा सकता है। और एक टेक्निक है कॉम्पैक्शन बाय रोलिंग। इसमें क्या है कि मतलब जैसे कि टाइल्स चिपका हुआ चीज, कोई प्लेट जैसा कोई चीज बनाना है, तो कंक्रीट टाइल्स अगर बनानी है तो इसको कॉम्पैक्शन करने के लिए हम रोलिंग यूज करते हैं। मतलब दो रोलर के बीच में, रबर रोलर के बीच में जो कंक्रीट का टाइल बन गया उसको डालते हैं और
और रोलिंग करवाते हैं, जिससे पानी बाहर निकल जाती है और वो दब जाती है। तो इस तरह से वो कंपैक्शन हो जाता है ना। तो कंपैक्शन बाय रोलिंग इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट सच एज टाइल्स, है ना। In this method of compaction, the soft and plastic concrete is fed continuously between rubber roller under pressure up to 50 atmosphere. इतना आपका प्रेशर आप लगाओगे तो इतने प्रेशर लगाने के कारण दी जो फोर्स इस कारण से डेवलप होती है, उसके कारण जो वाटर प्रेजेंट है एक्सेस वाटर कंक्रीट में वो बाहर निकल जाती है। तो इस कारण से कंपैक्शन अचीव होता है। समझ में आपको? ठीक है। तो ये सारे थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपैक्शन। हाँ, प्लस आपने देखा ही होगा एनिमेटेड वीडियो में, लेकिन एक चीज अभी और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर है, जो टेबल वाइब्रेशन मैंने एक टेक्निक बताया था जो कि हम लैबोरेटरी वगैरह में यूज करते हैं जनरली, वो एक तरह का ये फोम वर्क वाइब्रेशन ही है या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर ही है। ओके, इसका एक एग्जांपल अगर आप लोगे तो लैबोरेटरी में यूज किया जाता है जिसको कहते हैं टेबल वाइब्रेटर। So well, with this we have completed the concept of compaction। किस तरह से हम compaction करेंगे, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इससे IES में, SSC JEE में कन्वेंशनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वो बताऊंगा क्यूरिंग एंड फिनिशिंग। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में यही है, यही सारे बेसिक क्वेश्चंस, इन्हीं सारे बेसिक कांसेप्ट से आपको क्वेश्चन उठाएंगे और आपको लगेगा कि आपने तो पढ़ा नहीं है, आप छोड़ के आ जाओगे, है ना, या फिर अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे हम कोई अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, सब चीजों को क्लियर कर रखेंगे। हर एक का एप्लीकेशन इंडिविजुअल है, अपना अपना है, तो उन चीजों को परखेंगे। क्यूरिंग किस तरह से किया जाता है, मेथड ऑफ क्यूरिंग क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग क्या, क्यूरिंग करने के कारण होता क्या है, सब चीजों को हम देखेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर आप कर देना वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।